प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल वर्मा स्टडी 2020 बुक लाना। मैं यूपी बोर्ड के क्लास 12th के छात्र छात्राओं के लिए जियोग्राफी सब्जेक्ट को हिंदी माध्यम से मैं फुल कोर्स कराऊंगा। यदि आप फुल कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्यारे बच्चों, भारत लोग और अर्थव्यवस्था बुक में चैप्टर 5वां चल रहा है। आज पार्ट 2 वीडियो है। 5वें का पाठ का नाम है भू संसाधन तथा कृषि। भू संसाधन तथा कृषि में आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में फसल ऋतुएं, या इसी को कहते हैं फसलों के प्रकार। जैसा कि पता है आप लोगों को कि ऋतुएं 3 प्रकार की होती हैं: जाड़ा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। लेकिन ये पूछ रहा है फसल ऋतुएं। तो फसल ऋतुएं की बात हो या फसल कितने प्रकार की होती हैं, तो इसका उत्तर है 3 प्रकार की होती हैं: खरीफ, रबी, जायद। जो वर्षा ऋतु की फसलें हैं, खरीफ की फसलें हैं, बारिश वाली फसलें हैं, उन्हें खरीफ की फसलें कहते हैं। जो जाड़े वाली फसलें हैं उन्हें रबी की फसलें कहते हैं, और जो ग्रीष्म ऋतु की फसलें हैं, गर्मी वाली, उन्हें जायद की फसलें कहते हैं। खरीफ ऋतु की फसलों के उदाहरण जैसे मक्का, अरहर, गन्ना, धान, बाजरा, ज्वार। इम्तिहान में 1 नंबर का क्वेश्चन तो एकदम पक्का है कि इससे पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है। ये नहीं पूछा जाएगा कौन सी फसल खरीफ की है, और जल्दबाजी में आप नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं तो उत्तर गलत हो जाता है। इसमें पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है। ऐसी स्थिति में फसलों के जो ग्रुप है, अर्थात खरीफ की फसल है कि रबी की फसल है कि जायद की फसल है, ये क्लियर याद होना चाहिए। देखिए, जैसे खरीफ की फसलों के लिए एक ट्रिक है। इस ट्रिक से भी कुछ हद तक सभी फसलों को तो समावेश किया नहीं जा सकता, लेकिन कुछ हद तक इससे उदाहरण पाया जा सकता है। ट्रिक है कि महर के गधे ने बाजा बजाया। महर एक किसी व्यक्ति का नाम है, उसने गधा पाल रखा है। उस गधे ने बाजा बजाया। म से हो गया मक्का, हर अंत के 2 हर है, अरहर हो गया। के का सेंस कुछ नहीं है, और ग से गन्ना हो गया। धे से धान हो गया, इस ने का भी कोई अर्थ नहीं है। बा से बाजरा हो गया, और ज से ज्वार हो गया। इस बजाया को वाक्य पूरा करने के लिए किया गया है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि महर के गधे ने बाजा बजाया से मक्का, अरहर, गन्ना, धान, बाजरा, ज्वार, ये खरीफ के ट्रिक से खरीफ की फसलों को आप पकड़ सकते हैं। शरद ऋतु की फसलें का ट्रिक है: आज सच में राई में गेम खेला। सच मतलब रियल में, राई फसल का नाम है, गेम मीन्स खेल। आज सच में राई में गेम खेला। आ से हो गया आलू, ज से हो गया जौ, स से हो गया सरसों, और च से हो गया चना। में का कोई अर्थ नहीं है। राई अपने आप में कंप्लीट शब्द है। में का भी कोई अर्थ नहीं। गे से गेहूँ, और म से मटर या मसूर। तो इससे जो है रबी की फसलें आप क्लियर याद कर लेंगे। आज सच में राई में गेम खेला। ग्रीष्म ऋतु का ट्रिक कोई नहीं है। इसलिए नहीं है कि देखिए, तरबूज के गर्मियों में आता है। आते जाते देखते होंगे सड़क के किनारे ढेर लगा रहता है तरबूज का और खरबूजे का। खीरा के साथ ककड़ी अपने आप ही शब्द आ जाता है। सब्जियां जितनी हैं लगभग सब आ जाती हैं। चारे की फसलें, ये आसानी से याद हो जाता है। तो अब हमें उम्मीद है कि खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, जायद की फसलें समझ में आ गया होगा। खरीफ की जो फसलें हैं, इनका जो पीरियड होता है जून से सितंबर तक। जून जुलाई में इसकी बुआई करते हैं और सितंबर तक इसकी कटाई हो जाती है। जो रबी की फसल है अक्टूबर से मार्च तक, अक्टूबर नवंबर में बुआई करते हैं। इस समय अक्टूबर चल रहा है, रबी की फसलों की बुआई हो रही है, गेहूं की, आलू की, चना मटर की, और ये फरवरी मार्च में इसकी कटाई हो जाएगी। और जो जायद की फसलें हैं
अप्रैल जो भीषण गर्मी पड़ती है अप्रैल मई जून, उसमें इसकी बुआई की जाती है। तो एक एक करके देख लेते हैं। खरीफ की फसल, जो खरीफ है इसका टाइम अभी हमने बताया कि जून से सितंबर। लिखा है कि खरीफ की फसलें दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ जून जुलाई में बोई जाती है। खरीफ बरसात वाली फसलें हैं। जब तक मानसून नहीं आता, जब तक बारिश नहीं होती है, तब तक खरीफ की फसलें नहीं बोई जाती है, क्योंकि ये अधिक पानी चाहने वाली फसल होती हैं। जून जुलाई में बारिश आती है, मानसून आता है। कौन सी मानसून? दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो जून जुलाई में खरीफ की फसलों को बोते हैं। इसमें उष्णकटिबंधीय फसलें शामिल हैं। उष्णकटिबंधीय का मतलब कि अधिक गर्मी चाहने वाली, अधिक तापमान चाहने वाली फसलें इसमें शामिल है। अभी आपने ऊपर जो उदाहरण देखा है, उसके अलावा कुछ और भी फसलें हैं जो ऊपर ट्रिक में नहीं आ रहा था, तो यहाँ हमने लिख दिया है। ये भी खरीफ की फसलें हैं। जैसे धान को चावल कहते हैं, तो चावल लिख दिया। कपास, जूट, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब खरीफ की फसलें हैं। इन फसलों को अपेक्षाकृत अधिक तापमान, जो खरीफ की फसलें हैं, पानी तो अधिक चाहिए ही, लेकिन तापमान, टेम्परेचर भी अधिक चाहिए, और अधिक आर्द्रता मतलब नमी से, पानी से, वर्षा से इनको अधिक पानी भी चाहिए। तो खरीफ की फसलों के बारे में आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। दूसरा है रबी की फसल। रबी अक्टूबर से मार्च तक इनका टाइम होता है, और रबी की फसलों की बुआई शरद ऋतु में, जाड़े की फसल है तो इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में शुरू होती है। और इस मौसम में शीतोष्ण व उपोष्ण कटिबंध, अभी आपने खरीफ में देखा उष्ण कटिबंध के पौधे आते थे, फसलें आती थीं, और रबी में शीतोष्ण उपोष्ण कटिबंध के फसलें आती हैं। शीतोष्ण का मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा शीत न पड़े, ठंड न पड़े, बहुत ज़्यादा उष्ण गर्मी न पड़े, दोनों का मीडियम रूप हो, शीतोष्ण उपोष्ण कटिबंध वाली फसलें इसमें आती हैं। ये फसलें कम तापमान वाली चाहती हैं, कम तापमान चाहती हैं अपेक्षाकृत खरीफ की फसलों के, और अपेक्षाकृत कम वर्षा भी चाहती हैं। ऊपर जो उदाहरण लिखा गया है, आलू, जौ, सरसों, चना, राई, गेहूं, मटर, इसके अलावा अलसी भी इसमें है, मसूर भी है, तुरई भी है। ये रबी की फसलें हैं। अब जायद की फसलें। जायद की फसलें अप्रैल से जून तक। जायद एक अल्पकालिक ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है। गर्मी का आप देख रहे हैं, इसका टाइम अप्रैल से जून, अर्थात अप्रैल मई जून 3 महीने का ही जायद की अवधि होती है, और सबसे ज़्यादा भीषण गर्मी इन 3 महीने में पड़ती है। तो इसीलिए अल्पकालिक मतलब थोड़े समय के लिए, ग्रीष्मकालीन गर्मी वाली फसल है। ये रबी की कटाई के बाद तुरंत इनकी बुआई होती है, और इस ऋतु में जो फसलें हैं जायद वाली, उच्च तापमान चाहने वाली, क्योंकि भीषण गर्मी सहने वाली होती हैं, और ये फसलें सिंचाई की सहायता से उगाई जाती हैं। इतनी गर्मी पड़ती है कि बिना सिंचाई की सहायता से जायद की फसलें उगाई ही नहीं जा सकती। इसका उदाहरण ऊपर भी बताया गया था कि तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, ककड़ी है, सब्जियां हैं, चारे की फसलें हैं। कृषि के प्रकार देखिए, खेती के प्रकार ये भी वर्षा के आधार पर है, या दूसरा रूप में कहें कि मिट्टी में नमी लाने वाले प्रमुख स्रोत के आधार पर है। तो ये कृषि का प्रकार अगर ब्रैकेट में ये लिख दिया जाए कि मिट्टी में नमी लाने वाले प्रमुख स्रोत के आधार पर, या आर्द्रता लाने वाले प्रमुख स्रोत के आधार पर, या वर्षा के आधार पर, कृषि 2 प्रकार की होती है, सिंचित कृषि और वर्षा निर्भर कृषि। नाम से ही लग रहा है सिंचित कृषि, अर्थात इसमें सिंचाई की जाती है, और वर्षा निर्भर कृषि, इसमें सिंचाई नहीं की जाती, ये वर्षा पर आधारित होती है। सिंचित कृषि के लिखा है, खेती की इस प्रकार की फसलों को विभिन्न साधनों द्वारा सींचा जाता है। सिंचित कृषि भी 2 प्रकार की होती है, रक्षित सिंचाई कृषि, उत्पादक सिंचाई कृषि। रटने की जरूरत नहीं है। सिंचित कृषि का मतलब कि इस खेती में सिंचाई की जाती है। सिंचाई क्या है? फसलों को जब हम कृत्रिम रूप से पानी देते हैं, तो पानी देने की क्रिया ही सिंचाई कहलाती है। मान लो कोई फसल है, सूख रही है, उसको पानी की बहुत ज़रूरत है, और वर्षा हो जाए, उसकी पानी की तृप्ति हो जाए, फसल को पानी मिल जाए, लेकिन इसे सिंचाई नहीं कहेंगे।
क्योंकि आपने पानी दिया कहाँ कृत्रिम रूप से, तो कृत्रिम रूप से मतलब ट्यूबवेल से, नहर से, नल से, समरसेबुल से, नलकूप से जब हम पानी पहुंचाते हैं फसलों के पास, वो सिंचाई कहलाती है। और वर्षा निर्भर का कृषि का एक और नाम है बरानी कृषि। अब सिंचित कृषि दो प्रकार की होती है, रक्षित सिंचाई कृषि और उत्पादक सिंचाई कृषि। दोनों में बहुत बारीकी अंतर है। रक्षित सिंचाई कृषि का मतलब हुआ कि देखिए लिखा है इस प्रकार कृषि में फसलों की केवल उतनी सिंचाई की जाती है कि जल के अभाव में वह नष्ट न होने पाए। मतलब रक्षा करने के लिए अगर कोई वर्षा हो गई और वर्षा होने के बाद फसलें लंबे समय तक फिर वर्षा न हुई तो सूखने लगी, तो उनको बचाने के लिए सिंचाई की जाती है। यहाँ पानी की कमी होती है, उन फसलों को केवल हम नष्ट न हो इसलिए सिंचाई करते हैं। तो रक्षित सिंचाई का मतलब ही हुआ कि जितनी उसकी ज़रूरत है उतनी ही पानी दिया जाता है। दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की खेती में कम वर्षा के कारण हुई जल की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा कर लिया जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि रक्षित सिंचाई का मतलब यह है कि अगर वर्षा कम हुई, थोड़ा बहुत पानी की ज़रूरत पड़ी तो सिंचाई की जाती है। दूसरा है उत्पादक सिंचाई कृषि। उत्पादक, इसमें पानी की कहीं कमी नहीं होती है, जितनी ज़रूरत होती है उतनी बार पानी दिया जाता है, लेकिन उत्पादन अधिक होना चाहिए। इसमें जो है उत्पादक सिंचाई कृषि में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करना लक्ष्य है। इसके लिए पर्याप्त पानी दिया जाता है। जैसे मान लो कि गेहूं की फसल है, अगर पानी का अभाव नहीं है तो गेहूं में 6 सिंचाई करते हैं। तो उत्पादक सिंचाई कृषि में 6 सिंचाई करेंगे ताकि अधिक से अधिक उत्पादन हो। जबकि रक्षित सिंचाई कृषि में पानी का अभाव है तो केवल 1 सिंचाई करेंगे। जब बालियाँ निकलती हैं, बालियों में दूध आने लगता है, मिल्किंग स्टेज, उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उस समय सिंचाई करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि दोनों में अंतर क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो आपने देखा वर्षा निर्भर कृषि, जिसको बरानी कृषि कहते हैं, इस प्रकार की फसलों को वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। ये भी 2 तरह की होती है, शुष्क कृषि भूमि और आर्द्र कृषि भूमि। शुष्क कृषि भूमि का आप देखिए कुछ ऐसे प्रदेश है जहाँ वार्षिक वर्षा, जब वर्षा कम होगी तो वार्षिक वर्षा भी कम होगा। वार्षिक वर्षा का मतलब हुआ कि प्रत्येक वर्ष में, एक साल में कितनी वर्षा हुई, वर्षा का मापन जो है रेन गेज वर्षा मापी यंत्र से करते हैं। तो अगर एक साल में जिस क्षेत्र में या जिस प्रदेश में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, अगर वहाँ पर खेती होती है तो उस खेती को हम कहते हैं शुष्क भूमि कृषि। यहाँ पर शुष्क सहने वाली मतलब सूखा सहने वाली फसलें बोई जाती हैं, कम पानी चाहने वाली फसलें बोई जाती हैं, जैसे रागी, बाजरा, मूंग, चना, ग्वार आदि। शुष्क भूमि कृषि कहाँ होती है? 75 सेंटीमीटर से वर्षा कम कहाँ होती है? तो राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र राज्यों में शुष्क कृषि होती है। तो आप 75 सेंटीमीटर अपने आप दिमाग में बात आ जानी चाहिए शुष्क भूमि कृषि का नाम लेते ही। दूसरा इसमें जो है आर्द्र भूमि कृषि। आर्द्रता होनी चाहिए, अर्थात वर्षा खूब होती है ऐसे जगहों पर। यह भी वर्षा आधारित ही, वर्षा निर्भर कृषि ही है, बरानी कृषि का ही ये प्रकार है। लेकिन यहाँ पर वर्षा खूब होती है, जितनी फसलों को पानी की आवश्यकता होती है उससे अधिक वर्षा होती है। ऐसी खेती में, आर्द्र भूमि कृषि में, वे फसलें उगाई जाती हैं जहाँ पानी की अधिक आवश्यकता होती है, जैसे चावल, जूट, गन्ना। इन फसलों को पानी ज़्यादा चाहिए तो आर्द्र भूमि कृषि में खेती करते हैं। तो ये कृषि के प्रकार कंप्लीट हुआ। अब एक कभी कभी छोटे प्रश्न पूछा जाता है कि साझा संपत्ति संसाधन या साझा भू संपत्ति क्या है। देखिए साझा से नाम लग रहा है कि कई लोगों का मिला जुला करके, साझेदारी में, कंबाइंड में, और संपत्ति का मतलब प्रॉपर्टी से है और संसाधन रिसोर्स से। देखिए इसको समझने के लिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया है कि स्वामित्व के आधार पर, मालिक के आधार पर भूमि 2 प्रकार की होती है, निजी भूमि और साझा भूमि।
निजी भूमि का मतलब हुआ कि उस पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, और साझा भूमि को ही हम साझा भू संपत्ति भी कहते हैं, और साझा भू संपत्ति को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। तो साझा भूमि जो है इसके बारे में पढ़ना है, न कि निजी भूमि के बारे में पढ़ना है। तो देखिए कुछ पॉइंट वाइज बना दिए हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे साझा भू संपत्ति सभी की होती है, यही किसी निजी व्यक्ति का नहीं होता। अगर गांव में है तो पूरे गांव का होगा, ग्राम समाज का होगा, और इसका स्वामित्व, इस पर मालिक जो है राज्य सरकार होता है, न कि कोई निजी व्यक्ति। दूसरा है कि यह भूमि सामुदायिक उपयोग के लिए होती है। यह भूमि मतलब साझा संपत्ति भूमि कहिए या साझा संपत्ति संसाधन कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। ये सामुदायिक उपयोग के लिए, पब्लिक के लिए, सबके लिए उपयोग में होती है, इसीलिए इसे साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत सामुदायिक वन मतलब जो उस वन पर सबका अधिकार होता है, चारागाहें सबका अधिकार होता है, तालाब, चौपाल, अन्य सार्वजनिक स्थान, ये जो साझा संपत्ति संसाधन के उदाहरण हैं। साझा संपत्ति संसाधन से चारा भी मिलता है, ईंधन भी मिलता है, फल भी मिलता है, रेशे भी, गिरी, औषधियाँ आदि प्राप्त होते हैं। साझा संपत्ति संसाधनों से जो गांव में भूमिहीन छोटे किसान हैं, जिन पर खेती बहुत कम है या नहीं है, गरीब लोग हैं, इस साझा संपत्ति संसाधनों से गुजर बसर कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास ज़मीन तो होती नहीं है। पशुपालन करते हैं और पशुओं के लिए चारा उन्हें साझा संपत्ति संसाधनों से, सामुदायिक वनों से मिल जाता है। अर्थात गरीब लोगों के लिए साझा संपत्ति संसाधन है, बहुत ही लाभप्रद है। इतना ही नहीं, ग्रामीण महिलाओं के लिए भी ये साझा संपत्ति संसाधन मतलब साझा भूमियों का विशेष महत्व है। वो कैसे? क्योंकि गाँव में चारा व ईंधन लाने की जिम्मेदारी जो है ग्रामीण महिलाओं को ही होती है, और वे जा कर के साझा संपत्ति संसाधन से चारा और ईंधन ले आती हैं। सोचो अगर ये साझा संपत्ति संसाधन मतलब सामुदायिक वन न हो, पास में चारागाह न हो, तो इन महिलाओं को चारा और ईंधन की तलाश में दूर दूर तक भटकना पड़ेगा। तो साझा संपत्ति संसाधन भी हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो चीज़ समझ में नहीं आया होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।